जय हिंद दोस्तों। दृष्टि के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो इस लेक्चर 3 में पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसी तरह से ये 3 और हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर उसके बाद से राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर उसके बाद से आर्थिकी परिदृश्य है, फिर विज्ञान परिदृश्य है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से राष्ट्रीय, फिर उसके बाद से आर्थिकी, फिर उसके बाद से विज्ञान। तो इस अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ये तीसरा लेक्चर है, क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर में इसके पहले ये परिदृश्य से पहले जो वन लाइनर था, जिसमें पूछा गया था विश्व का पहला या भारत का पहला या विश्व में ये पहला, बहुत सारी चीज़ें पहली चीज़ें हुई थी, उनको कवर किया गया, जो कि वन लाइनर है। और ये है एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के साथ कैसा रहा और बाकी देशों का भारत के प्रति क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर 3 में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें 5 पार्ट है। इसमें 5 पार्ट कौन-कौन का है? तो यहाँ पे ए है, फिर बी, फिर सी, डी, ई। तो पहला हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे, फिर बी पार्ट आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई। चलिए शुरू करते हैं, फिर ई तक भी पहुंचेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत क्रोएशिया। तो भारत प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर, जिनका नाम है अंद्रेज प्लेंकोविच, जिनके आगरा पे प्रधानमंत्री का ये पहला यात्रा है क्रोएशिया का। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ समझौतों पे साइन किया, जैसे 4 समझौते हैं। वो पहला समझौता क्या है? तो पहला समझौता ये है, कृषि संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू पे साइन हुआ। और दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन। तीसरा है संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। और चौथा है जागृह विश्वविद्यालय। हिंदी में पिटचेयर नवीनीकरण संबंधी समझौते, ये 4 हुए हैं। और उसके बाद से क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना सहमति पर भी व्यक्त की गई है। और उसके बाद से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि MEEC की भूमिका पर भी जोर दिया। फिर भारत और साइप्रस का, तो भारत का साइप्रस में यह 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य के अधिकारी की यात्रा थी। और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर यह 2 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा था। और यह दौरा प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय यानी कि 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण है, क्योंकि इसके बाद ये जाएंगे कनाडा G7 के लिए, फिर एक और आई थिंक पराग्वे या उरुग्वे है, पराग्वे, यहाँ पे फिर जाएंगे। तो उसी का ये पहला चरण है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साइप्रस गए। और उसके बाद से ये G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा क्रोएशिया के दौरे के बाद जाएंगे। फिर बस 1964 से भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है, जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, और वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, तो किस देश ने, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, इस जो भी सर्वोच्च सम्मान दिया है साइप्रस ने, क्रोएशिया ने, सॉरी ये साइप्रस का है ना, हाँ ये साइप्रस का है। तो साइप्रस ने भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, और उस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। फिर भारत और पराग्वे का संबंध क्या रहा? तो जून 2025 के मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना ने पहली बार भारत आए, और उसके बाद से यह किसी भी पराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारत यात्रा है। दूसरी भारत यात्रा, इससे पहले एक बार और आए थे। फिर इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साथ में
डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इनसे मुलाकात की। और 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पराग्वे के राष्ट्रपति, नई दिल्ली में स्थित एक हैदराबाद हाउस है, वहाँ पे दो द्विपक्षीय वार्ता की। और इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इन्होंने किन किन चीज़ों पे चर्चा की, किन किन बातों पे सहमति दी, मतलब हस्ताक्षर हुए, तो ये है व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, खनन, खनिज संसाधनों, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, आईसीटी, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और भी लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के बीच स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा किया गया, यानी कि स्पेक्ट्रम जो है उस पर भी चर्चा किया गया। और भारत के दोनों पक्षों ने भारत मेरकोसूर अधिमान्य व्यापार समझौता पर भी विस्तार से बात की और उस पर रुचि जाहिर की। फिर दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिए अलावा इसरो के प्रेक्षण और क्यूबसैट के विकास परीक्षण में इसरो का सहयोग करने में पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी AEP का भी अपनी रुचि का उल्लेख किया। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो ये भारत और अंगोला के बीच क्या है, तो भारत और अंगोला यानी कि वर्ष 2025 में भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे कर लेंगे। और इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वे लेरको ने मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। और इस यात्रा के दौरान ये कुछ मतलब दोनों देशों के बीच में इस समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। और ये समझौता ज्ञापन क्या है, तो आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ। फिर कृषि के क्षेत्र में, फिर उसके बाद से वर्ष 2025 से 29 की अवधि के लिए संस्कृति क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम पे हस्ताक्षर हुए। फिर भारत चिली का देखते हैं, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं मैप में कि चिली है कहाँ। तो ये रहा वर्ल्ड मैप में प्यारा भारत अपना यहाँ पे है, ये है एशिया, अफ्रीका ये हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो इस साउथ अमेरिका में ये रहा चिली, ये, और ये है पराग्वे। अभी और भी कंट्री यहाँ पे आएंगे, आगे हम उस संबंधों में देखेंगे। इंडोनेशिया आएगा, यहाँ पे है इंडोनेशिया, ये रहा। फिर मलेशिया हो गया, फिर ये श्रीलंका हो गया, फिर यहाँ पे मेडागास्कर के बगल में मॉरिशियस है। फिर वियतनाम भी आएगा, लाओस भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, कंबोडिया आएगा, फिलीपींस आएगा। फिर इधर कहीं पे पपुआ न्यू गिनी, अच्छा ये नहीं था। फिर ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है न्यूजीलैंड। इन सब की बात करेंगे तो एक बार देख ले रहेंगे तो आइडिया होगा। फिर यहाँ पे ये भी मिलेंगे हमें, रसिया है ये, फिर ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, ये पोलैंड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये है ग्रीनलैंड, और ये है आइसलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, मतलब इनके बीच में यहाँ पे ये रहा यूके। तो इसका भी हम लोग अभी बात करेंगे, ये आएगा ही कहीं न कहीं। तो एक बार मैप में देख रहेंगे थोड़ा सा तो मैप का आइडिया मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब फिर भारत और चिली का संबंध, तो भारत और चिली के संबंध में देखा कि ये 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और मार्च अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिली की राजकीय यात्रा की जगह की, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अभी इस समय चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फांट अप्रैल 2025 के मध्य अपनी पहली भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत थाईलैंड संबंध क्या है। तो भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए। वर्ष 2022 में उनकी 75th वर्षगांठ मनाई गई और अभी अप्रैल 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री
पैतोगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पे थाईलैंड गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की तीसरी यात्रा है और इन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों बीचों के बीच निम्न 6 समझौते ज्ञापन हुए और वो समझौते क्या हैं? तो पहला, भारत थाईलैंड राजनीतिक साझेदारी की स्थापना, संयुक्त घोषणा हुई। और पहला, थाईलैंड डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। तीसरा, भारत सरकार के बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग, थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो कि एनएमएचसी के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। और चौथा है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी और थाईलैंड के एमएसएमई के संवर्धन कार्यालय ओएसएमईपी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। फिर 5वें नंबर पे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। फिर उसके बाद से 6ठे नंबर पे भारत के उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और थाईलैंड सरकार के क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी CEA के बीच समझौता हुआ। फिर आगे देखते हैं, तो ये हो गया, ये किसके बीच रहा? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच रहा। अब भारत और श्रीलंका का संबंध देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश है और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका का एक प्रमुख स्थान भी रखता है। श्रीलंका के राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता वहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुनारा दिसानायके राष्ट्रपति बने, जो कि सितंबर 2024 में बने और अपनी प्रथम राजकीय विदेश यात्रा भारत की। फिर अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर गए, यानी कि अप्रैल 2025 में। फिर उसके बाद से कुछ संबंधों पे, जैसे यहाँ 7 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ। तो क्या हुआ? विद्युत आयात निर्यात के लिए, HVDC इंटरनेशनल कनेक्शन के लिए, फिर उसके बाद से डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वयन, सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। फिर उसके बाद से त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पे सहयोग। और श्रीलंका सरकार संयुक्त अरब, इसमें 3 त्रिंकोमाली यानी कि 3 कंट्री, तो भारत हो गया, फिर श्रीलंका और UAE के बीच समझौता हुआ। फिर चौथे नंबर पे रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच में। फिर 5वें नंबर पे पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता हुआ। फिर 6ठे नंबर पे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों के बीचों के समझौता हुआ। फिर भारतीय फार्माकोपिया आयोग श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता हुआ। तो ज़्यादातर जो समझौता मिलेंगे ये जिन भी कंट्री से हो रहा है, ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पे हो रहा है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फिर उसके बाद से ट्रेड हो गया, फिर एनर्जी हो गई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी हो गया। इन सब चीज़ों पे ये मतलब इन्हीं के आसपास ये जो समझौता है ये घूमेगा। और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो श्रीलंका ने सम्मान से सम्मानित किया और उसका नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण से। फिर आगे देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड का वो देखा था मैप में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहाँ पे ये रहा न्यूजीलैंड और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड संबंध में क्या हुआ। तो भारत और न्यूजीलैंड संबंध में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापना 1952 में हुई थी और अगस्त 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड का दौरा किया, जो कि मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आधिकारिक यात्रा पर रही और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली ये भारत यात्रा है। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में
10वें रायसीना डायलॉग 2025 उद्घाटन सन में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल भी रहे। फिर इसी के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुआ। द्विपक्षीय वार्ता में कुछ समझौते हुए दोनों देशों के बीच। तो जो पहला समझौता है वो भारत के रक्षा मंत्रालय, न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता हुआ। फिर दूसरा जो हुआ, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ। फिर तीसरे नंबर पे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग हुआ। ठीक है, फिर अगला क्या समझौता हुआ, तो भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच सहयोग पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। और पांचवें नंबर पे भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। फिर दोनों देशों के बीच शिक्षा सहयोग पर समझौता हुआ। फिर दोनों देशों के बीच खेल में सहयोग ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए। और इस तरह से न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागर की पहल IPOI भी शामिल हुआ। फिर भारत और मॉरिशियस, जो कि वो इंडियन ओशियन में मॉरिशियस है, जो कि एक बार देख लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में पहले इसे हटाते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और यहाँ पे श्रीलंका, और ये रहा मॉरिशियस। यहाँ पे मॉरिशियस पड़ेगा मेडागास्कर के पास इंडियन ओशियन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे क्या, ये इंडिया मॉरिशियस यानी कि भारत मॉरिशियस संबंध। तो इसमें मॉरिशियस और भारत के संबंध निकट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। और यहाँ मॉरिशियस में 70% अधिक आबादी भारतीय मूल की है। यानी कि मॉरिशियस में 70% भारतीय रहते हैं वहाँ पे, चाहे काम के सिलसिले में चाहे किसी और के सिलसिले में। यानी कि टोटल मॉरिशियस में लगभग 70% भारतीय वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से मॉरिशियस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे। और एक मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशियस राजकीय यात्रा पर रहे, और इससे पूर्व 2015 में यह मॉरिशियस की यात्रा किए थे। मॉरिशियस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। और उसके बाद से इस समारोह में मॉरिशियस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन, इतना बड़ा यह सम्मान मॉरिशियस के द्वारा भारत को दिया गया, इंडियन ओशियन प्रदान किया गया। और यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। और यह पहली बार ऐसा है, मतलब ऐसा पहला कोई भारतीय नेता है जिसे मॉरिशियस के द्वारा मॉरिशियस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और इसी तरह के सम्मान और भी बहुत सारे कंट्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो उसमें अगर उस देश का नाम मेंशन नहीं है तो उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे ये मॉरिशियस ने दे दिया अपना क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये पहले भारतीय रहे। और जो मॉरिशियस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड भी प्रदान किया गया। अब आगे देखते हैं भारत और USA का क्या संबंध है। मतलब अक्सर संबंध तो अच्छा ही है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो वार्ता या जो उनका स्पीच मीडिया में चल रहा है उसके प्रति थोड़ा सा तो है ही है। तो 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USA की यात्रा पर रहे। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है। और शपथ ग्रहण के पश्चात ये पहली मीटिंग थी भारत के प्रधानमंत्री
का भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति से। और इन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। तो उसमें क्या वार्ता हुई? तो रणनीतिक सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किया गया। फिर उसके बाद से 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का भी शुभारंभ किया गया। और यह समझौता सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य, प्रौद्योगिकी के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। दोनों नेताओं ने इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसी का मद्देनजर रखते हुए 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की घोषणा भी की। और ये वर्ल्ड मैप था जिसमें यूएसए कहाँ है? तो ये है यूएसए, ये है मैक्सिको, ये भी आएगा, ये है कनाडा जहाँ पे G7 समिट हुआ था 2025। और ये मैक्सिको हो गया, फिर ये ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, यहाँ चिली है और ये है पेरू, ये पराग्वे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एशिया हो गया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका आता है। तो पहले नंबर पे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ये नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पे यूरोप, फिर आता है अंटार्कटिका। तो ये एरिया के अकॉर्डिंग यह कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया, सबसे छोटा अंटार्कटिका। एक मिनट, अब देखते हैं भारत नाइजीरिया संबंध क्या है। तो 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? अबुजा, नाइजीरिया में वहाँ की ये राजकीय यात्रा संपन्न की। फिर ये विगत 17 वर्षों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नाइजीरिया यात्रा थी। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। तो नाइजीरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो इसमें नाम नाइजर है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मतलब ये याद हो जाएगा क्योंकि कंट्री का नाम भी है। तो ये नाइजीरिया से दिया गया है, नाइजर वाला, ये याद हो जाएगा। लेकिन जिसमें नाम ना हो उसे एक बार जरूर देख लें। और ऐसे ही अगर आप ऑडियो विजुअल की तरह से 2-3 बार सुन लेते हैं तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम के टाइम ये क्लिक कर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। फिर देते हैं भारत और गुयाना का संबंध क्या है। तो भारत गुयाना में ये प्रथम गुयाना यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किसके बाद? 1968 के बाद। और उसके बाद से गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भारत की यात्रा 2023 में की थी। और श्री अली ने इंदौर और मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। कब? 2023 में ये गुयाना के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया था। और जॉर्ज टाउन गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर में भी प्रतिभाग किया था। और उसके बाद से ये दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ था। और दूसरा भारत कैरिकोरम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। और शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई जो समुदाय हैं कैरिकॉम के राष्ट्र अध्यक्षों और ये शासनाध्यक्षों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, मतलब इन लोगों ने इसमें भाग लिया। और इस शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैरिकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल द्वारा की गई। अब आगे बढ़ते हैं, भारत और सिंगापुर रिलेशन देखते हैं। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, जो कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2004 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। और यह 5वीं सिंगापुर की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले 4 बार और जा चुके हैं।
वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की है, 60वीं वर्षगांठ है। और वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के लिए उन्नत किया गया था। और सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है सिंगापुर। और इस यात्रा के दौरान 4 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। तो पहला यह जो समझौता है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा है शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास एजुकेशन कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के सहयोग में MOU साइन हुआ। तीसरा है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में MOU साइन किया गया। और फिर चौथा भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप के MOU पर साइन किया गया। और उसके बाद से साथ ही इस MOU के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियों को और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं सप्लाई चेन को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदार की सुविधा प्राप्त होगी। किसको? सिंगापुर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से ये इस दौरान मतलब इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जो AEM का भी दौरा किया। और 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित किया था। तो कहाँ आमंत्रित किया था सिंगापुर के अर्धचालक कंपनियों को? तो ग्रेटर नोएडा में 2024 में आमंत्रित किया था। और इस यात्रा के दौरान भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंट्रल सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। तो सिंगापुर में ये इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर भी खोला जाएगा। और उसके बाद से ये जो महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुर्रल नामक काव्य की रचना की थी। अब आगे देखते हैं भारत और ब्रुनेई दारुसलाम की बीच में रिलेशन क्या रहा, क्या संबंध है। तो ये ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ब्रुनेई दारुसलाम गए और ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। और उसके बाद से इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसारी परिसर का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर शहरी बेगावत में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। और ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड के नाम पर ये किया गया। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रेक्षण यानों यानी कि लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री टेकिंग टेली कमांड स्टेशन के संचालन में MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया। और क्या किया गया इसमें? तो IS ट्रैक इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में ब्रुनेई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों यानी ग्राउंड स्टेशन का नेटवर्क स्थापित किया गया। और इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोशन मिशन के लिए आइस ट्रैक बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसी यात्रा के दौरान ये बांदर शहरी जो बेगावान और चेन्नई के बीच सीधा उड़ान भरने का भी ये शुभारंभ किया गया। अब देखते हैं भारत और यूक्रेन। तो यूक्रेन वर्ल्ड मैप में कहाँ है? वर्ल्ड मैप में एक बार देख लेते हैं यूक्रेन कहाँ है। ये यूक्रेन ये रहा, ये है रसिया जिसने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो ये हो गया यूक्रेन। अब इसी के अगल आस पड़ोस के भी कुछ कंट्रीज को देख लेते हैं। तो ये यूक्रेन हो गया। और यूक्रेन के बाद ये है बेलारूस, फिर यहाँ पोलैंड हो गया, ये है इस्टोनिया लातविया लिथुआनिया,
फिर इसके बाद से ये है अर्मेनिया, ये है तुर्की, फिर ये है साइप्रस, ये है जर्मनी, फ्रांस, ये स्पेन हो गया। फिर यहाँ पे ये फिनलैंड, स्वीडन और ये नॉर्वे है, और यहीं पे आइसलैंड है। यहाँ पे यूके हो गया, फिर आयरलैंड, फिर ये पोर्टुगीज, जिसे पुर्तगाल भी कहते हैं, ये इटली हो गया, ये है यूएसए, फिर कनाडा, और ये यहीं पे नीचे मैक्सिको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देख रहे थे इंडिया और, पीछे आ गए क्या, इंडिया और यूक्रेन का रिलेशन क्या है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। तो इनकी जो आधिकारिक यात्रा है वह 23 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, और 1992 के बाद से दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों को स्थापित होने के बाद से यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब इससे पहले कोई और प्रधानमंत्री ये 1992 के बाद नहीं गया था यूक्रेन में। और इस यात्रा के दौरान कीव स्थित ये मेरिन्स्की पैलेस जो है में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और यहाँ पे अपुलिया जो कि इटली में G7 सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान ये दोनों नेताओं मिले थे और बैठक किए थे। फिर उसके बाद से जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय वहाँ से बहुत सारे भारत के छात्र थे, नागरिक थे, तो उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, और उसके तहत लगभग 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। फिर उसके बाद से 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी भारत ने भाग लिया था। और 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश, यानी यूक्रेन के बगल में देखा वो जो पोलैंड था, वहाँ के लिए ये रेल फोर्स 1 से लगभग 10 घंटे की यात्रा दी, क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस था वो बंद था। फिर उसके बाद से ये यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यू में ओएसिस ऑफ पीस पार्क की जो स्थित है, जहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और वहाँ पे श्रद्धांजलि दी। अब इसके बाद से यूक्रेन और भारत के बीच में कुछ समझौते हुए, तो वह समझौते कृषि, खाद्य उद्योग, फूड इंडस्ट्री क्षेत्र में समझौता हुआ, और चिकित्सा उत्पादन विनिमय, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस के ये MOU पे साइन हुआ। फिर उसके बाद से उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए भी भारतीय मानवीय अनुदान सहायता, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस पर भी MOU साइन हुआ। अब उसके बाद से ये यूक्रेन को ये भीष्म क्यों प्रदान किया गया, तो ये क्या है ये देखते हैं। तो ये 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए, और यह है क्या, तो क्यूब्स के माध्यम से घायलों की त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, और साथ में अनमोल जीवन की रक्षा में योगदान देगा। फिर ये जैसे किसी को चोट लग गया, जख्म बहुत ज़्यादा हो गया, तो चिकित्सीय परिस्थितियों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान होता है वह इसके द्वारा दिया जाएगा। फिर उसके बाद से यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरण भी युक्त होंगे, मतलब ये इनके साथ होंगे। और उसके बाद से अगर वहाँ पे विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसे भी ये पूरा करेंगे, और ऑक्सीजन भी स्वतः उत्पन्न करने का यह काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। और तो ये भीष्म जो है, इसका भीष्म का फुल फॉर्म है, भीष्म का भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर दी सहयोग हित मैत्री। भीष्म का ये फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर दी सहयोग हित एंड मैत्री, यानी आरोग्य मैत्री परियोजना का यह भाग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल की संज्ञा दी गई, और 2024 में आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि के दौरान मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और
प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। और उसके बाद से ये 2024 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब की अपनी तरह प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान, प्रथम पैरा ये ड्रॉप अभियान में ये डॉक्टरों को मतलब नीचे की अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उस केस में यह कैसे वहां पे लोगों की मदद कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं पोलैंड और भारत की क्या है संबंध। तो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की और यह विगत 45 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। तो ये यहाँ पे 1992 देखा था यूक्रेन में, और यहाँ भी लगभग 45 वर्षों के बाद ये पहली कोई भारतीय प्रधानमंत्री का यात्रा है। और इसके पूर्व ये 1979 में तत्काल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उसके बाद से ये पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई। और इस यात्रा के दौरान जो वर्षा है पोलैंड में, वहाँ पे डोबरी महाराजा स्मारक है, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उसके बाद से वर्षा में ही ये गुड महाराजा स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा स्थित है, क्योंकि यह विश्व युद्ध के दौरान यानी कि यह स्मारक स्थल कहाँ है तो जाम साहेब दिग्विजय सिंह की रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान और कृतज्ञता को याद दिलाती, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को इन्होंने शरण दिया था। प्रधानमंत्री ने वर्षा स्थित ये कोल्हापुर स्मारक वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों को प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर में वलीडे स्थापित कैंप में पोलिस लोगों को शरण प्रदान की गई। और इसी यात्रा के दौरान ये वर्षा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतने सारे जगहों पे जाके मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो यह नाम डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक दो बार एटलीस्ट अगर पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो याद रहेगा, दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस यात्रा के दौरान जाम साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की घोषणा की गई। और इसी के तहत मतलब इस पहल के तहत प्रति वर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा, यानी भारत में बुलाया जाएगा। फिर उसके साथ है और क्या हुआ, तो ये इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक आयोजित किया गया। बैठक आयोजित किया गया और दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर अपग्रेड किया। ठीक है, और इसमें क्या है ये देखते हैं। तो वर्ष 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त योजना यानी कि 5 ईयर ज्वाइंट एक्शन प्लान 2024 टू 28 पर सहमति हुई। और उसके बाद से इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्षा स्थित वेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की। फिर मलेशिया का देखते हैं। तो मलेशिया तो इधर आ गया, ये क्या नाम है, इंडोनेशिया के आसपास है मलेशिया। ठीक है, तो भारत और मलेशिया के बीच क्या रहा, तो अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने, बड़ा छोटा नाम है, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की, यानी कि ये भारत में आए थे। और नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण इन्होंने किया, यानी कि ये प्रधानमंत्री बने थे मलेशिया में। और उसके बाद से इनकी भारत में पहली यात्रा है। फिर इसके बाद से ये जो प्रधानमंत्री हैं श्री इब्राहिम, किसी दक्षिण एशियाई की ये पहली यात्रा है। तो प्रमुख घोषणा क्या है भारत और इनके बीच में,
तो भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल, यानी कि भारत ये मलेशिया को इतना सहयोग करेगा। फिर मलेशिया के संस्थापक सदस्य यानी कि फाउंडिंग मेंबर के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। फिर उपार यानी कि यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी भारत के द्वारा। और फिर मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में भारत मलेशिया डिजिटल परिषद यानी कि इंडिया मलेशिया डिजिटल काउंसिल की स्थापना की जाएगी, 5वें नंबर का। 6ठे नंबर पे भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन यानी कि इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के माध्यम से सहयोग की घोषणा हुई। और जो 7वां है, भारत द्वारा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत यूनिफाइड किया जाएगा। अब आगे देखते हैं ये भारत और वियतनाम, ये भी इंडियन ओशियन में ही है। ये आसियान में भी आता है, आसियान के 10 कंट्रीज हैं तो उसमें ये वियतनाम है। तो इसमें 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिनचिन, इनका नाम क्या है, फॉम मिनचिन भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किया, यानी कि भारत आए थे। और उसके बाद से दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वियतनाम के नात्रांग में स्थित दूर संचार विश्वविद्यालय का भारत से ही इन्हें टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की वर्चुअली उद्घाटन किया था। और इस पार्क का निर्माण भारत के सहायता से किया जा रहा था। तो कहा वियतनाम में भारत के सहायता से ये आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की वर्चुअली उद्घाटन करके ये दूरसंचार विश्वविद्यालय जो है नात्रांगा में स्थित उसको स्थापित किया जा रहा है। और वियतनाम द्वारा CDRI यानी कि कोएलिशन ऑफ द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की गई। सॉरी। और दोनों देशों के बीच 2024 से 28 अवधि के लिए व्यापक रणनीति साझेदारी यानी कि प्लान ऑफ एक्शन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों देशों के बीच यानी कि वियतनाम और भारत के बीच में 9 समझौते MOU साइन किए गए। तो पहला तो रक्षा, यानी कि जितनी भी चीज़ें ये साइन हो रही हैं तो ये ज़्यादातर घूम फिर के कुछ मेन जो पॉइंट होते हैं उन्हीं के बीच होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, डिफेंस हो गया, फिर उसके बाद ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद से ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लेके, सिक्योरिटी को लेके, यही सब रहता है। तो पहला रक्षा खरीद हो गया, के लिए भारत सरकार द्वारा ये $300 मिलियन का क्रेडिट दिया गया ताकि ये $300 मिलियन का ये कुछ भी खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में करेंगे। फिर लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास के सहयोग पर भी MOU हस्ताक्षर हुए। तो जिसमें से ये 2 इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब देखते हैं भारत और रूस। तो भारत और रूस का क्या है, तो व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रूस गए। और इस यात्रा के दौरान ये 22वां भारत रूस भारतीय शिखर सम्मेलन है, 22nd इंडियन रशियन एनुअल समिट। और इससे पहले 21 हुआ था भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, जो कि 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 21वां नई दिल्ली में और ये 22वां रूस में हुआ। तो इस 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसका शीर्षक था भारत रूस अस्थायी विस्तारित साझेदारी, इंडिया रशिया एंडोरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। और इन दोनों नेताओं के बीच ये 2030 तक लगभग $100 मिलियन द्विपक्षीय व्यापार के लिए लक्ष्य पे भी निर्धारित करने पर यह सहमति बनी। और उसके बाद से ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, जो कि इस पे कार्यान्वयन करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर दोनों देशों ने जताया। और उसके बाद से 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों चेन्नई व्लादिवोस्तोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबंध करने की आशा, मतलब जोड़ने की भी इस पे सहमति जताई। और उसके बाद से भारत और रूस के बीच भी 9 MOU समझौते हस्ताक्षर हुए, जिसमें से जो रूस का जो सुदूर पूर्व क्षेत्र है, अगर ये रूस है
तो रूस का ये वाला एरिया पूरब के तरफ जो एरिया है, इसके लिए क्या हुआ, तो इसके लिए व्यापार, आर्थिक, निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम पे साइन हुआ, यानी कि भारत वहां भी अपना व्यापार और आर्थिक निवेश क्षेत्रों में करेगा। फिर ये दूसरे नंबर पे जलवायु परिवर्तन, निम्न कार्बन विकास मुद्दे पर भी साइन हुए। फिर मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, सामान्य क्षेत्र में सहयोग में फिर एमओयू साइन हुआ। और ध्रुवीय क्षेत्रों, पोलर रीजन, यानी कि जो अगर ये रूस है, तो रूस का जो ये वाला पोर्शन है ऊपर की तरफ, ये आ गया ध्रुवीय में, तो वहां पे अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। फिर प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में भी एमओयू पर साइन हुआ। अब रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार भी भारतीय ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, तो वो कौन सा है, तो यह रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है, जो कि अब तक का सबसे पहले प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है रूस के द्वारा। तो ये है रूस का क्या है, रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ये है, रशियाज हाईएस्ट स्टेट अवार्ड, दी ऑर्डर ऑफ सेंटरड्यू दी अपोस्टल, यानी कि दी ऑर्डर ऑफ दी सेंटरड्यूज दी अपोस्टल से सम्मानित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यह ऐसे पहले नेता हैं जो रशिया के द्वारा सम्मानित किया गया। और फिर इसके बाद से दो चीज़ें और अनाउंस हुई कि रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, और इसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के स्थापित किए जाने की भी घोषणा हुई इसी वार्ता में, ये 22वां शिखर सम्मेलन में। और ये कहाँ होगा, तो ये होगा कजान और एकातेरिनबर्ग में, ये 2 जगह भारतीय वाणिज्य दूतावास रूस में खोला जाएगा। तो एक बार और मैप में ये देख लेते हैं, तो ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे, और इसके बाद से ये है रसिया, और फिर उसके बाद से रसिया का ये है पूर्वी सुदूर एरिया, जहाँ पे व्यापार और ट्रेड का वो हस्ताक्षर हुआ एमओयू पे। और ये रहा यूक्रेन, ये रहा पोलैंड, ये रहा बेलारूस। तो यहाँ पोलैंड में गए थे, बहुत सारे जगहों पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, यूक्रेन में भी। और इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, ये बी पार्ट है क्योंकि इसके 5 पार्ट थे। तो ए बी ये 2 बड़े हैं, बाकी सी डी ई ये दोनों तो बहुत छोटे हैं। तो ये लगभग आधे से अधिक खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में सतत विकास रिपोर्ट 2025, यानी कि जो एसडीजी है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल हैं, और उस 17 गोल के अलावा इसमें 169 उप लक्ष्य यानी उप गोल भी हैं, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। तो ये जो सतत विकास हेतु ये 2030 एजेंडा है, इसमें बहुत सारे ऐसे गोल जैसे जीरो पावर्टी, फिर नो हंगर, फिर उसके बाद से ये एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये 17 क्या है, सस्टेनेबल गोल है। इसमें आई थिंक दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, मैं इसके बाद वो लगा दूंगा, ये क्या है, 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस सस्टेनेबल विकास रिपोर्ट यानी 2025 के दौरान ये जो एसडीजी सूचकांक 2025 है, इसके अंतर्गत कुल देश कितने हैं, 167। और एसडीजी में सबसे शीर्ष पे कौन सा देश है, तो फिलीपींस है, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। तो सबसे पहले कौन है, फिलीपींस, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस हो गए। इनको देख लेते हैं एक बार मैप में भी, तो फिनलैंड कहाँ है, तो ये रहा फिनलैंड, यहाँ पे ये है वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पे ये रहा फिनलैंड, फिर यहाँ पे स्वीडन है, ये है नॉर्वे, यहाँ पे फ्रांस है, स्पेन है, और ये है जर्मनी यहाँ पे है, जर्मनी ये रहा, ये जर्मनी, ये पोलैंड, ये फ्रांस, ये स्पेन, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देख लिया शीर्ष पे एसडीजी में कौन है, तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस हो गए। और इसके बाद भारत की स्थिति क्या है इस सूचकांक में, तो इस सूचकांक में भारत की स्थिति ये रहा, एसडीजी
2024 में 167 देशों में 99 है। भारत की स्थिति कितनी है? 99 है और भारत समग्र स्कोर ये 67.0 है और 2024 में 109वें स्थान पे है। तो एसडीजी सूचकांक 2024 में 167 देश है में 99 स्थान प्राप्त किया। फिर यहाँ पे भी 1 मिनट, यहाँ भी 2024 में दिया है और यहाँ पे 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। अच्छा, यानी कि इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी तो उस समय 2024 में 109वें स्थान पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, तो इसमें क्या है, यह है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 118 देश हैं, 118, और इसमें 3 आयाम है, यानी कि 3 डायमेंशन है जिस पे ये काम हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये रैंक की जाती है। तो पहला है समानता इक्वलिटी, दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। तो ये 3 हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, और इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF भी कहते हैं, और इसके द्वारा ये 15वां संस्करण है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शीर्ष पे कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पे स्वीडन है, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो ऊपर कैरिबियाई, जो क्या नाम है, कैरिबियाई नहीं, ऊपर जो देश थे देखे, क्या नाम है, रूस के बगल में, वही देश यहाँ भी आगे है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025, इसमें 173 यानी 173 देश शामिल है, और ये 5 श्रेणियों में ये इनको देखा जाता है। तो श्रेणी 5 कौन कौन है? तो पहला है स्थिरता स्टेबिलिटी, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर, तीसरा संस्कृति और पर्यावरण कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और चौथा है शिक्षा एजुकेशन, पांचवा बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 5 श्रेणियों में देखा जाता है। तो पहले नंबर पे कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क, जो कि सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है, और कोपेनहेगन ने 5 श्रेणियों में से 3 में सबसे अग्रणी कौन? एक तो स्थिरता, फिर शिक्षा में भी, और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ये 100 अंक मिलते हैं और 100 में से ये नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क का है, इसको 98 स्कोर मिले हैं। फिर वियना ऑस्ट्रेलिया का है, इसे 97.1 मिले हैं। और तीसरे नंबर पे कौन सा शहर है? तो ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का है। चौथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, फिर पांचवा जेनेवा स्विट्जरलैंड का। फिर इसमें भारत की स्थिति कहाँ गई? हाँ, भारत की स्थिति आगे मिलेगी, दिया ही नहीं क्या? होना तो चाहिए, इसमें भारत की स्थिति बहुत जरूरी है। भारत कहाँ स्टैंड करता है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में? नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, और यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी देना। तो ये जारी कौन करता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल ये जो जारी किया जाता है, ये इसका 19वां यानी कि 19वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति की मापन और देशों के लैंगिक अंतराल की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें टॉप पे है शीर्ष 5 देश कौन है? आइसलैंड है, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। तो टॉप पे आइसलैंड है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। और अंतिम 3 में कौन है? तो पाकिस्तान है, सूडान और चाड, यानी कि सबसे आखिरी में पाकिस्तान है, फिर सूडान और चाड हो गया। फिर इसमें
ये जो है इसका भारत की स्थिति क्या है, तो 2025 के रिपोर्ट के अनुसार ये भारत की स्थिति 131 है, 131 है। और उसके बाद से ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129 पे था, तो 129 से बढ़ के कहाँ पहुंच गया, 131 पे, यानी कि ये खराब स्थिति को दर्शाता है। जितनी अगर रैंक बढ़ रहा है इसका मतलब स्थिति सुधर नहीं रही बल्कि खराब हो रही है। अगर यही 129 से कम हो जाता, 120 हो जाता, 100 हो जाता, 99 हो जाता तो अच्छी होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 घटक कौन कौन है, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में 4 ये मुख्य जो घटक है, इसमें भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत यहाँ पे आर्थिक वाले में 144 रैंक पे है, शिक्षा वाले में 110, स्वास्थ्य उत्तरजीविता में 143 और इसमें 69 है। इन सब में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा एजुकेशन नहीं, ये राजनीतिक सशक्तिकरण ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षा है, फिर बाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, यानी कि देश में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शांति कहाँ है, सबसे ज्यादा लोग मतलब बिल्कुल निश्चिंत या फिर लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें ना हो, यानी कि बिल्कुल पीस है वहां पर, बिल्कुल पीस नहीं लेकिन हाँ वो पीस को रिड्यूस किया गया है, यानी कि कम है। तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में कोई ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया विश्व के एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, इसे प्रतिवर्ष जारी करती है। और पहली बार इसे 2007 में ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किलेलिया ने लॉन्च किया था, और स्टीव किलेलिया द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो जीपीआई है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार आइसलैंड सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, और इसमें सबसे अगर खराब देखा जाए तो यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, जहाँ पे कुछ न कुछ तनाव चलता रहता है। तो शीर्ष पे आइसलैंड है, फिर आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। तो इसमें ऑस्ट्रिया को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रिया के बाद सब में आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, सब में लैंड लैंड लगा हुआ है। तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला है आपका ऑपरेशन राइजिंग। तो ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया था, सैन्य अभियान, जिसके तहत दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद यूने यूनेकोसोस का सदस्य चुना गया, यानी कि 1945 में यह स्थापित किया गया। इसके 6 अंग हैं। कितने पार्ट हैं, तो 6। और इसमें कितने टोटल कंट्री सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो 54 सदस्य हैं, मेंबर हैं। और भारत को इकोसॉस वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए ये सदस्य चुना गया है। तो यह 1 जनवरी 2026 से लेके मतलब 31 दिसंबर 2028 यानी 26 से 28 या 2 साल के लिए इसे चुना गया। तो इसमें 4 देशों को चुना गया है, जिसमें से भारत हो गया, चीन हो गया, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान भी निर्वाचित हुए हैं। तो भारत के साथ साथ 3 और है, चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS, एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1930 में हुई, और इसका मुख्यालय बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें अक्सर बात होती है कि भारत को भी शामिल करना चाहिए, यानी कि ये जो UNSC है, यह UNSC में रिफॉर्म की ज़रूरत है, और रिफॉर्म करके बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन्हें शामिल करना चाहिए। तो अभी के लिए इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं, और इसके 6 अंग हैं। तो इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA आता है। तो इसमें जब भी कोई ग्लोबल ऐसे कुछ होता है, इंडिया अगर उसमें अपनी बात रखता है तो चीन के द्वारा वीटो किया जाता है। बाकी जनरली बाकी के 4 तो सहमति दे देते हैं, लेकिन चीन हमेशा वीटो कर देता है। तो इसलिए भी यह जरूरी है कि चीन को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए भारत भी इसका सदस्य बने, भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। तो 10 अस्थायी, 10
जो बाकी के 10 ऐसे अस्थायी सदस्य हैं, तो वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में वो रिटायर हो जाते हैं, यानी नए सदस्य को फिर शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये 193 मेंबर है इस यूएनएससी में, और उसके बाद से इसमें सदस्य बनने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य का वोट यानी कि लगभग 128 देशों का समर्थन होना अनिवार्य है। अब देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, यानी कि विश्व में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके देश में, यानी जिस कंट्री में प्रेस को बहुत ज़्यादा छूट है, स्वतंत्रता है, तो उसमें रैंकिंग क्या है। तो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इसमें टोटल 180 कंट्रीज हैं और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। और इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या रहा, तो साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता, मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, रिपोर्टिंग इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो अब इसमें जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है, इसके संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका का है और चीन का 178 स्थान है। अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है और इंडेक्स के निचले 3 देशों में शामिल है। कौन कौन, नॉर्वे, ये तो शीर्ष देश है, यानी कि सबसे टॉप पे जो है वो है नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्रकारों के लिए दुख की बात है, तो वो है इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, ईरान। उत्तर कोरिया वही है जो तानाशाह जो किम उन जुन है, नॉर्थ कोरिया वही है। तो इरिट्रिया सबसे खराब, फिर अब यानी कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया से खराब भी है इरिट्रिया, फिर उत्तर कोरिया, फिर ईरान आता है। ठीक है, इसमें भारत का स्कोर 32.96 है और इसका जो स्थान है ये फ्रीडम प्रेस वाले में 151, ऐसे समझ लो किसी को न्योता दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, 151 ऐसे याद रहेगा। तो ये रहा है आपका चंदा वाला यानी कि न्योता वाला 151, ये प्रेस फ्रीडम वाले में भारत का स्थान है। ठीक है, और 2024 में क्या रहा, 2024 में 159 था, यानी कि 8 पॉइंट नीचे खिसक के आया, यानी कि सुधार हुआ है इसमें। ठीक है, और भारत के 8 स्थानों का सुधार दर्ज किया गया, वही 8 स्थान यानी कि 8 पॉइंट का सुधार हुआ है। किसमें, ये चंदा वाले में, यानी कि 151 स्थान जिसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से 5 संकेतों में भारत का स्थान, यानी कि ये जो प्रेस वाला रिलीज होता है इसमें 5 संकेत कौन कौन है, तो राजनीतिक, आर्थिक, विविध, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा। तो राजनीतिक में इसका 155 रैंक है, आर्थिक में 132, विविध में 141, सामाजिक सांस्कृतिक में 160 और सुरक्षा में 155 स्कोर है। अब देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य पे यानी कि सैनिकों पे यानी कि आर्मी पे खर्चा करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक खर्चा करने वाला आपको लगभग पता चल गया होगा कौन है। तो देखते हैं, ये स्वीडन के संसद द्वारा वर्ष 1966 में इसे स्थापित स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान बनाया गया, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो संघर्षों, सशस्त्रीकरण, सशस्त्र शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में मतलब ये संस्थान बनाया गया। और 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से एक रिपोर्ट निकाला गया, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 जारी किया, जिसमें सबसे अधिक जो खर्चा करता है वो है ये 5 सबसे अधिक खर्चा करने वाले थे, एक यूएसए, फिर चीन, रूस, जर्मनी और भारत। तो पहले नंबर पे यूएसए है, फिर चीन है, फिर रूस है, जर्मनी है, फिर 5वें नंबर पे भारत है, यानी कि भारत भी 5वें नंबर पे आता है। और इसके बाद से भारत जो है सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर, जो कि जीडीपी का 2.3% है। और एशिया में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। अगर पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है तो एशिया में जाहिर सी बात है चीन पहले नंबर पे होगा और भारत है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, जीडीपी का 3.4%,
और वैश्विक में 37। फिर चीन दूसरे नंबर पे है, इसका 314, फिर 1.7 अनुमानित आंकड़ा जो कि जीडीपी का खर्च करता है, और 12% वैश्विक हिस्सेदारी का। रूस का हो गया 149, 7.1 ये जीडीपी का खर्च करता है, और 5 पॉइंट वैश्विक हिस्सेदारी। और जर्मनी का छोड़ते हैं, भारत पे देखते हैं। भारत का है ये 86.1, यहाँ पे था, कहाँ गया, 86 बिलियन डॉलर, और उसके बाद से 2.3 जीडीपी का और 3.2 वैश्विक हिस्सेदारी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंक, जो कि इसके तहत विश्वविद्यालयों के, यानी कि भारत के विश्वविद्यालयों को क्या रैंकिंग मिली है, यानी कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में चीन का है 3, ये सिधुआ यूनिवर्सिटी चीन का है, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी, फिर ये भी चीन का है, और सिंगापुर का है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये 2 चीन के हो गए और 1 सिंगापुर का हो गया। अब देखते हैं सिर्फ 5 भारतीय विश्वविद्यालय, यानी भारत में 5 ऐसे विश्वविद्यालय कौन से हैं जो शीर्ष पे हैं। तो भारतीय ये विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कि 38 है, और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111, आईआईटी इंदौर 131, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल ये 140, और ये शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस बजहोल हिमाचल प्रदेश 146। तो ये 38 पे, यानी भारत में ये पहले नंबर पे आएगा बेंगलुरु। फिर उसके बाद से चेन्नई का है 111, इंदौर में है आईआईटी 131, और केरल में 140, फिर हिमाचल प्रदेश में आ गया 146। आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान पर है और भारत में सर्वोच्च रैंक। और ये जो सोलनी यूनिवर्सिटी है यह निजी विश्वविद्यालय है जो कि 146 स्थापित करता है। ये जो दिख रहा है सोलनी यूनिवर्सिटी 46, ये पूरे वर्ल्ड में ये निजी विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा वर्ल्ड मैप। अभी इसमें जो देखा विश्वविद्यालय में, तो चीन का 2 हो गया, और एक है आपका यहाँ पे क्या था, सिंगापुर। एक मिनट, कौन सा था, हाँ सिंगापुर था। तो सिंगापुर किधर है, ये रहा, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। फिर ये थाईलैंड हो गया, और सिंगापुर छोटा सा है, यहाँ पे कहीं मिलेगा, इधर कहीं, यहाँ पे छोटा सा है, मैप में जूम करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं इसमें। तो यहाँ पे सिंगापुर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। तो वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट में क्या है, यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी 2025 में, वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। और यह रिपोर्ट विंड एनर्जी की तैनाती यानी डेवलपमेंट में बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। तो क्या है, तो चीन का है 520 से लेके 521 गीगा वॉट, दुनिया का लगभग 46%, ये मतलब ज़्यादा है। फिर उसके बाद से ये पवन ऊर्जा क्षमता 2024 में कितना 79.8 गीगावाट था, अभी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और भारत का क्या स्थान है, तो भारत का कुल स्थापित क्षमता 48.2 गीगावाट है, जो कि ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। इसमें चौथे नंबर पे आता है, और अभी प्रेस इंडेक्स में देखा था 5वें नंबर पे था। ठीक है, तो चौथे नंबर पे किसमें है, ये ग्लोबल विंड एनर्जी, ग्लोबल विंड एनर्जी में चौथे स्थान पे है। तो भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित अप्रैल 2025 तक कितना हो जाएगा, 51.06 गीगावाट, और जिसमें चीन, फिर यूएसए, यानी कि चीन सबसे पहले नंबर पे है, फिर है उसके बाद से यूएसए जो कि दूसरे नंबर पे, जर्मनी तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे भारत। तो ये जो ग्लोबल विंड एनर्जी है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी में पहले नंबर पे है चीन के बाद से दूसरे नंबर पे हो गया क्या, यूएसए, और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे जर्मनी हो गया, और चौथे नंबर पे हो गया भारत। ठीक है, तो ये है ग्लोबल विंड एनर्जी का। और ये विंड एनर्जी जो कि भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं हो रही, तो कहाँ, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु चूंकि ये कोस्टल एरिया बनाती हैं, तमिलनाडु भी, कर्नाटक भी,
गुजरात भी। तो इसको हम देख लेते हैं किसमें, मैप में। इंडिया का मैप कहाँ गया, ये रहा। ये आपका गुजरात हो गया, फिर ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया तमिलनाडु। तो ये कोस्टल एरिया बन रहा है, ये कोस्टल बन रहा है, मतलब ये समुद्र से लगा हुआ। तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 ऐसे हैं जहाँ पे, किधर यही है, 1 मिनट, इधर ये रहा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र तटीय पवन ऊर्जा टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो तटीय, अगर जैसे ये कोस्टल विंड एनर्जी की बात हो रही है, तो कोस्ट में भी ये कोस्ट से जो पवन ऊर्जा बनाने की बात चली है वो लगभग 10 गीगावाट की है यहाँ पे। जैसे चीन के बाद एशिया में ये भारत दूसरे स्थान पे हो गया। भारत द्वारा वर्ष 2023 से 27 के बीच 50 गीगावाट नवीनीकरण यानी कि नया एनर्जी, न्यू एनर्जी बनाने की ओर अग्रसर है। और ये 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा यानी कि कोस्टल विंड एनर्जी बिड का लक्ष्य घोषित किया है 2024 में। ठीक है, जिसको और तेजी से बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसका एग्जाम्पल अभी देखे ही, पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान ने किया था, उसके जवाब में भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके तहत उसे लगभग लगभग कई काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, फिर भी वो बाज नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझान एवं उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती है। और इसमें ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें 163 देश आते हैं, 163। और इसमें लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट IS विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह, डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया। साहेल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, जो कि अफ्रीका का एक जगह है, मतलब कई देशों को मिला के साहेल क्षेत्र होता है। और उसके बाद से जहां वर्ष 2024 में विश्व में 2024 में विश्व में कुल मौतों से आधी अधिक यही हुई है। यानी कि 2024 में जितना भी डेथ हुआ होगा, चाहे रीजन जो भी हो, उससे आधे से अधिक यहाँ पे मौत आतंकवाद से हुआ है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है और खतरनाक भी। तो सबसे खराब किसका है, तो नाइजर और पाकिस्तान आतंकवाद से मौतों की सर्वाधिक वृद्धि। यानी नाइजर में 94% जो मरते हैं वो किससे मर गए, 94% ये आतंकवादी की वजह से, आतंकवाद से। और 45% यानी कि लगभग आधा पहुंचने वाला है पाकिस्तान में जिस मृत्यु होती है, डेथ होती है, किसकी वजह से, आतंकवाद से। फिर भी समझना चाहिए पर समझता नहीं है। ठीक है, आतंकवाद में ये क्या है, सबसे प्रभावित देश ये बुर्किना फासो, ये भी अफ्रीका का एक देश है, फिर पाकिस्तान, फिर सीरिया। यानी कि ये सबसे प्रभावित, ये दूसरे नंबर का है पाकिस्तान। फिर भी इसे अकल नहीं आती, बादाम नहीं खाता ना ये, इसीलिए अकल नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर कितना है, 6.41। स्कोर के साथ यह 14वें यानी कि 14 स्थान पे, कितने, कौन से स्थान पे, 14वें। ये 2025 चल रहा है, एक कम कर दो 24 हो गया, 24 में से 10 माइनस कर दो 14, 14 हो गया। ठीक है, यानी 2024 में भी भारत 14वें स्थान पर था और 2025 में भी 14वें यानी कि उसी स्थान पर बना हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च हाई आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी देश में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा देश खुश है या कौन से देश के लोग खुश हैं। ये जारी कौन करता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैपल संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान UNSDSN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साझेदार द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें 147 कंट्री है, 3 कम है 150 में, यानी 147 कंट्री है। और इसमें सबसे खुश देश, सबसे हैप्पी जो कंट्री है वो है फिनलैंड। और ये लगातार 8वीं बार है जब यह बहुत ज़्यादा खुश है। और कितनी बार, ये 8वीं बार यह रिपोर्ट में टॉप पे बना हुआ है।
और उसके बाद से समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया, क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाई उड़ाई होती रहती है। तो सबसे अशांति वाला कह लो, जब से सबसे दुखी देश कह लो, तो ये अफगानिस्तान है। और फिर सबसे खुश फिनलैंड हो गया, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये खुश है तीनों, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। और इस बार की रैंकिंग में डोनेट देने के मामले में सबसे शीर्ष पे कौन रहा? इंडोनेशिया। कौन रहा? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी इंडियन ओशियन में आता है। इंडिया के नीचे जो ओशियन है उसी से सटा हुआ है इंडोनेशिया, और यह सबसे अधिक डोनेट देने वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि और कैंट्रिल लेडर के मामले में फिनलैंड शीर्ष पे है। तो लो, इसमें भी जीवन संतुष्टि में भी है और हैप्पीनेस में भी। जाहिर सी बात है, संतुष्टि है तो हैप्पीनेस है, और संतुष्टि है तो हैप्पीनेस, इसलिए दोनों में क्या है? शीर्ष पे है। और ये भारत कितने नंबर का खुश है? तो 118वें नंबर पे ये खुश है, यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के समग्र रैंकिंग में 118, यानी कि 2025 में से 7 माइनस कर दो तो 118, इस समय 7 माइनस कर दो, 118वें पे भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में है। और इसका पॉइंट है, स्कोर मिला है 4.389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 2024 में कितना था? तो 2024 में 126 था, घटकर 118 हो गया। ठीक है, अच्छा है ये, मतलब घटना अच्छा है, बढ़ना अच्छा नहीं है। तो 126 से 118 यानी कि सुधार हुई है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में भूकंप आया। तो म्यांमार में भूकंप आया ये 28 मार्च 2025 को लगभग 12:50 के आसपास, जहाँ पे 7.7 की तीव्रता रही भूकंप का। और इस भूकंप में लगभग 3,800 लोग मारे गए और हजारों संख्या में लोग घायल हुए। और जब भूकंप आया म्यांमार में, तो इस विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम ब्रह्मा है। तो यहाँ भी ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया म्यांमार में, और वियतनाम में भी एक ऑपरेशन चलाता है। ठीक है, आगे उसे देखते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया? म्यांमार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व जल रिपोर्ट। तो विश्व जल रिपोर्ट में WWAP यानी कि विश्व जल यानी वर्ल्ड वाटर वैल्यूएबल प्रोग्राम, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन और हिम नदों का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। फिर एडीज हिमनद यानी कि 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं, यानी कि कम हो गए हैं। और अमेजन नदी के 50% जल स्रोत भी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जल संकट की बात करें, जल रिपोर्ट की बात करें, तो जो ग्राउंड का वाटर है उसे हमें सेव करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, और उतना ही पानी यूज करना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। फिर अफ्रीका के एकमात्र ये उष्ण कटिबंधीय हिमनद जो कि माउंट केन्या, रवेंजोरी, किलीमंजारो 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। मतलब ये भी एक तरह से डेंजरस ही है। 2040 अभी 25 चल ही रहा है, 15 सालों के आसपास में लगभग ये समाप्त होने को है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू कुश काराकोरम हिमालय, ये क्षेत्र का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, और वर्ष 21 यानी कि 2025 है। 2025 के बाद 2026, 27, 28 ऐसे करते करते 2021 भी आएगा, और 2021 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान है। तो ये संकेत अच्छा नहीं है। तो हमें पानी को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, और अनावश्यक उसे नहीं खर्च करना चाहिए। तो पानी की उपलब्धता, पीने वाला जो पानी है उस पर संकट मंडरा रहा है। 72% ये किस में खर्च होता है? तो केवल कृषि में खर्च होता है, क्योंकि जहाँ पे मिलता है तो लोग ऐसे चालू करके ट्यूबवेल को छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 72 हो गया कृषि पे, 15% औद्योगिक में यूज करते हैं और 13% घरेलू। 72% कृषि हो गया, 15% ये औद्योगिक का, इंडस्ट्री का हो गया, और ये 13% घरेलू। और 2000 मतलब ये वर्ष 2000 से लेके 2021 के बीच में 14% ये शुद्ध पेयजल की डिमांड बढ़ गई है, यानी कि और इतना चाहिए, 14% और बढ़ा है। और इसका रीजन क्या है? तो शहरीकरण, लगातार शहर बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है आर्थिक विकास के कारण, और
जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही। तो इस वजह से भी ये जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज सेव नहीं करेंगे तो कल के आने वाले जनरेशन को यह झेलना पड़ेगा संकट। ठीक है, तो आज से ही हमें ये बचाव का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और मतलब व्यक्तिगत लेवल पे भी इसे करना चाहिए। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। कितने? 4 अरब लोग। और 2.2 अरब लोग ये सुरक्षित पीने का पानी ही नहीं पहुंच पाता है उन तक। और 3.5 अरब लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित शौचालय उपलब्ध ही नहीं है पानी के कारण। ये आगे बढ़ते हैं, जलवायु आपदाएं और अनुकूल। तो इसमें क्या है, ये जो अचानक जैसे बादल फट गया, बाढ़ आ गया, तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये जो अनियमितता है जलवायु में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसे भी ठीक करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर उसके बाद से जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसे लिमिटेड मात्रा में हमें यूज करना चाहिए। इसीलिए एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, वो दिया गया है ताकि सभी देश इसे पालन करें और कम से कम जो खपत है उसे कम करें, यानी कि जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान, लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट 2024। तो ये विश्व में देखा गया कि बाल मृत्यु दर में ये घटा है क्या, 5 से कम आयु के बच्चों के मृत्यु दर में 52% की गिरावट आई है। ये और अच्छी बात है और ये इस बात का संकेत है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है हर जगह। मतलब ये 52% का वर्ल्ड में गिरावट आई है। ठीक है, इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में 2000 से लेकर 2023 के बीच में भारत की 5 से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% का गिरावट आया। तो वर्ल्ड में है 52% और इंडिया में है 70% का ये मृत्यु दर में गिरावट आया, वो भी किसमें? 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में। ठीक है, तो ये भी अच्छा संकेत है कि इंडिया में भी जो हेल्थ केयर सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इकोनॉमिक फ्रीडम्स इंडेक्स 2025। यह सबसे पहले 1995 में प्रकाशित किया गया था और ये क्या है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, जो कि थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक और द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है और सूचकांक में सिंगापुर विश्व के सबसे स्वतंत्र आर्थिक घोषित किया गया है। उसके बाद से भारत, ब्राजील, रूस भी इस ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं श्रेणी में शामिल है। और 2025 के अनुसार भारत का स्कोर रहा 53 और इसका स्थान है 128, 128 स्थान है किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे कम, अच्छा ये कहाँ गया, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024। तो यह 1993 में एक गैर सरकारी, एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सत्ता, रिश्वत और गुप्त सौदों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों के साथ मिलकर यह कार्य करता है। इसकी राजधानी बर्लिन में ये इसका सचिवालय है। ठीक है, और 100 से अधिक देश इसमें शामिल हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला देश कौन है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला वही डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर ऊपर ही है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले ये है साउथ सूडान, जो कि अफ्रीका का है, सोमालिया वे भी अफ्रीका का है, वेनेजुएला। और ये सोमालिया जो है, यहाँ पे पायरेसी भी होती है, वो समुद्री लुटेरे भी होते हैं। जब ये शिप और जहाज वगैरह जाती है तो ये लूट लेते हैं, इतनी गरीबी है। ठीक है, तो सबसे खराब क्या, साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, फिर सोमालिया और वेनेजुएला। फिर भारत की स्थिति क्या है इस सूचकांक में। तो भारत 2024 में 38 अंक के साथ 96 पे था और अभी 2000 कहाँ गया भारत, एक मिनट, हाँ, ये 2024 रिपोर्ट जारी करती है 25 के लिए ही। तो ये 96 पे और इसी के साथ भारत और मालदीव भी, भारत, मालदीव, गाम्बिया भी 38 अंकों के साथ 96 पे है। तो 96 पे 3 कंट्री हो गए, एक तो इंडिया ही है, इंडिया के साथ मालदीव भी है और गाम्बिया भी है। तो मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, ये समुद्र तट रेखा से ये इसका मतलब बाउंड्री लगता है, समुद्र वो क्या नाम है, श्रीलंका के बगल में है।
फिर हम कह सकते हैं वो जो लक्षद्वीप है उसके नीचे साउथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 देश थे इसमें 96 पे, भारत, मालदीव और गाम्बिया। अब देते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, जो कि यह वर्ष पहली बार वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया। और इसमें जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में है, वर्ष 2022 में शीर्ष पे 3 सर्वाधिक प्रभावित देश कौन थे? तो पाकिस्तान, बेलिस और इटली, ये 3 जो सबसे ज़्यादा प्रभावित यानी जोखिम से प्रभावित थे। फिर उसके बाद से जो शीर्ष पे सर्वाधिक प्रभावित, ये 93 से 22 है, और यहाँ पे कितना था? ये वर्ष 2022 की बात है। ठीक है, तो ये है डोमिनिका, फिर चीन और होंडुरास। तो 1993 से 2022 के बीच में 30 वर्षीय अवधि के दौरान चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 6वें स्थान पर है। और ये रूस यूक्रेन संकट, तो ये तो लगभग 3 साल से चल ही रहा है और अभी भी जारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास अपडेट की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिका नागरिकता की कीमत। मतलब ये है कि अमेरिका ग्रीन कार्ड और नागरिकता पाने के लिए दुनिया भर में लाखों लोग आवेदन करते हैं। मतलब विश्व में हर देश के लोग ये चाहते हैं कि यूएस में नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाए, यानी कि नागरिकता उन्हें मिल जाए। तो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के अनुसार 2024 में लगभग 8,18,500 लोगों ने वहाँ की नागरिकता प्राप्त की। और अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ वीजा है, जैसे EB-5 वीजा का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करता है। और उसके बाद से EB-5 की जगह अब गोल्ड कार्ड आ गया है। तो इस गोल्ड कार्ड के तहत ये भारतीय रुपये से अगर देखा जाए तो भारतीय रुपये से लगभग 43 करोड़ रुपए दे के हम नागरिकता वहाँ का ले सकते हैं। मतलब $5 मिलियन, यानी कि 43 करोड़ रुपीज का वहाँ पे निवेश करेंगे और इसके बदले में अमेरिका में अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव, यानी कि अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। यह योजना EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम को बदलने के लिए लाई जा रही है। और कोई भी विदेशी व्यक्ति $5 मिलियन का भुगतान करके ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकता है और वहाँ की नागरिकता सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस है, USCIS, वाणिज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाएगा। और गोल्ड कार्ड तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करता, यानी ये जो गोल्ड कार्ड है तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह नागरिकता प्राप्त करने का एक मार्ग, एक रास्ता है जिसके तहत वहाँ का नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट करने के बाद ये जो गोल्ड कार्ड के लिए $5 मिलियन यानी कि 43 करोड़ रुपए जो दे रहे हैं, तुरंत नहीं मिल जाएगा, एक रास्ता है, उसके थ्रू वहाँ का नागरिकता हम ले सकते हैं। और अन्य ग्रीन कार्ड की तरह यह गोल्ड कार्ड धारकों को भी 5 वर्ष तक परमानेंट नागरिकता नेचुरलाइजेशन की भी जरूरत को पूरा करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया तो वहाँ पे नागरिकता मिल गई, नहीं, 5 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी कि गए वहाँ पे 2 साल 3 साल के बाद फिर वापस आ गए, नहीं, 5 साल तक वहाँ पे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करना होगा। तो भारत और गोल्ड कार्ड के वीजा का क्या संबंध है? तो वर्ष 2023 में 631 भारतीयों ने EB वीजा के तहत अमेरिका ग्रीन कार्ड प्राप्त किया था। कितने? 631। और लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका ग्रीन कार्ड प्राप्त करना अधिकांश भारतीय निवेशकों के लिए एक अव्यवहारिक विकल्प है। मतलब हर भारतीय यह 43 करोड़ नहीं दे सकता। ज़्यादातर भारतीय जो छात्र होते हैं या भारतीय लोग होते हैं उनका क्या है, तो ज़्यादातर भारतीय छात्र प्रोफेशनल स्टार्टअप निवेशक H1B, L1, O1 वीजा के प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, वहाँ नागरिकता लेना नहीं है, उनका उद्देश्य वहाँ पढ़ना, काम करना, कुछ स्टार्टअप शुरू करना, लाइफ को थोड़ा सेटल करना, ये रहता है। वहाँ बस जाना सबका मतलब लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है,
और ये इसी तरह का एक कार्यक्रम भारत में भी है। तो भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो भारत के संदर्भ में क्या है, तो भारत के संदर्भ में वर्ष 2011 में प्रारंभ परमानेंट रेजिडेंसी स्टार्टअप PRS योजना शुरू हुई और यह विदेशी निवेशकों को 18 महीने में लगभग 10 करोड़ रुपया या 36 महीने में 25 करोड़ रुपए के निवेश से 20 नौकरियों के सृजन के साथ भारत में अस्थायी आधार पर रहने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ये ब्रिक्स का। अच्छा, ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 41 रैंक है और स्कोर 7.29। फिर इसमें देखते हैं इंडोनेशिया में जो ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य जो बना, तो ब्रिक्स में टोटल कितने सदस्य थे, 5 थे। और वो ब्राजील, जैसे ये ब्रिक्स, ये है ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मूल थे। अब इन 5 के अलावा 6 और ऐड हो गए इसमें, तो उसमें इजिप्ट हो गया, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और सऊदी अरब, फिर UAE, यानी ये 6 इसमें शामिल होकर अब टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI, इसमें टोटल 63 कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन यानी कि EU, यूरोपीय यूनियन हो गया। और CCPI 2025 शीर्ष स्थानों में भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। कौन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क, जो कि सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान। और ये कहने का मतलब ये है कि ये जो CCPI है, यानी कि कहाँ गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें वर्ल्ड के कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर हो, क्योंकि वह अपने आप को इम्प्रूवमेंट इतना कर ही नहीं पाए कि जिससे कि वह पहले और दूसरे तीसरे स्थान पे आए। तो इसमें भी सबसे अधिक रैंक पे कौन है, ये है डेनमार्क, यानी कि चौथा रैंक से शुरू हो रहा है और चौथे नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। तो CCPI 2025 के विश्व सबसे बड़ा कार CO2 उत्सर्जक देश चीन 55वें स्थान पे है, चीन। और जबकि दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक अमेरिका है, यानी कि दूसरा कौन है, अमेरिका है। ठीक है, जो 57 पे है चीन के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो CCPI में केवल 2 G20 देश यथा यूके यूनाइटेड किंगडम एवं भारत उच्च प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है, ये अच्छी बात है। और ग्रीन हाउस के 75% से अधिक उत्सर्जक G20, यानी कि जो G20 ग्रुप है 20 देशों का, जिसमें अब तो यूरोपीय यूनियन भी यूरोपीय यूनियन तो पहले से था, अफ्रीकन यूनियन भी, यानी अफ्रीका का जो ग्रुप है वो 2023 में शामिल हुआ जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, तो वो 75%। तो सबसे शीर्ष पे कौन है, तो डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये चौथे से शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे पे कोई देश नहीं है। ठीक है, और भारत 10वें नंबर पे है, किसमें, CCPI में, और इसका स्कोर कितना, 67.99। और सबसे खराब प्रदर्शन इसमें किसका है, तो ईरान का, सऊदी अरब, UAE, ईरान हो गया, सऊदी अरब, UAE का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रदर्शन बाकी के ये जो सूचकांक हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 13, और नए ऊर्जा पे काम करने में ये 33, फिर ऊर्जा उपयोग में 11, और जलवायु नीति में 7वें स्थान पे है। अब फिर देखते हैं ये जो 2025 में शीर्ष 100 शामिल भारतीय विश्वविद्यालय, यानी कि 100 विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालयों का स्थान कहाँ है। एशिया में तो 44 है, पर भारत का पहला है IIT दिल्ली, और दूसरा है IIT बॉम्बे, तीसरा है IIT मद्रास। तो भारत में अगर देखा जाए विश्वविद्यालय में, तो दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद से मुंबई हो गया, फिर उसके बाद से चेन्नई है। तो पहले नंबर पे IIT दिल्ली, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे और
तीसरे नंबर पे IIT मद्रास है। तो IIT नई दिल्ली जो 44 पे है, फिर 48 पे IIT बॉम्बे, फिर 56 पे IIT मद्रास है। फिर उसके बाद से IIT खड़गपुर है चौथे नंबर पे, IISc बेंगलुरु, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु, ये कर्नाटक में जो कि 5वें, और उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे है दिल्ली का विश्वविद्यालय। और विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ये है। तो पहले नंबर पे US, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी और भारत चौथे नंबर पे। तो भारत का ये 4.19 GDP में है, ठीक है। और उसके बाद से प्रति व्यक्ति आय ये है 2.88, और जो ग्रोथ रेट है जो GDP का वो 6.2 है। तो पहले नंबर पे US है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत, 5वें पे जापान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोबेल पुरस्कार में देखते हैं 2024 में, तो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में किसको मिला, तो ये 3 लोगों को मिला। पहला डेविड बेकर जो कि अमेरिका के हैं, डेमिस हसाविस जो कि यूके लंदन के हैं, और जॉन एम जम्पर ये भी यूके के हैं। तो एक अमेरिका में और 2 यूके में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फिजिक्स में किसको मिला नोबेल पुरस्कार, तो फिजिक्स में मिला है जॉन जे हॉपफील्ड, ये भी अमेरिका के हैं, और उसके बाद से जोफ्री जो कि कनाडा के हैं। अब आगे देखते हैं भारत का 43वां विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज क्लाइमेट, जो कि जुलाई में 2024 तक भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कन्वेंशन IECC नई दिल्ली में हुआ। और पहली बार ऐसा था कि जब भारत में विश्व धरोहर समिति की वार्षिक सत्र की मेजबानी करने को मिला। और भारत में विश्व धरोहर समिति के 46वें ये संस्करण के ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। फिर इसमें प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर $1 मिलियन का अनुदान दिया, और इस योगदान का क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में किया जाएगा, ये जो भी पैसा है। और इसके पूर्व असम में काजीरंगा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है, इनको पहले ही शामिल कर लिया गया और ये प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 6 है, जिसमें इटली में 60, चीन में 59, फिर भारत में कितना 43, हाँ भारत में इधर देखते हैं, भारत का 43। तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत विश्व के 6ठे स्थान पर है, और पिछले 1 दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 13वें, मतलब कुल 13 स्थान है। और वो कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा का किला हो गया, फिर उत्तर प्रदेश में ताजमहल हो गया, फिर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी हो गया। और बाकी जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, फिर ये महाबलीपुरम ये हो गया तमिलनाडु, फिर उसके बाद से ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर, फिर गोवा में गोवा के चर्च, फिर ये हम्पी कर्नाटक का, हम्पी में स्मारक समूह, फिर मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक, महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं, तमिलनाडु में महान जीवित चोल, कर्नाटक में पत्तदकल, फिर सांची मध्य प्रदेश, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली। और भी हैं इसमें, ये तो पुराने हैं, और ये जैसे कुछ नए भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे ये यहाँ पे 2021 में धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर है, और उसके बाद से आपका ये तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 2021 में, और 2023 में शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल
का है, और 2023 में ही कर्नाटक का होयसला के पवित्र मंदिर, और फिर 2024 में ये मोईदस यानी कि अहोम राजवंश का जो टीला है असम का, वो शामिल किया गया। फिर उसके बाद से 2014 में ये हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और 2016 में सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखते हैं FATF ग्रे लिस्ट में, तो यह इसकी स्थापना 1989 में फ्रांस के पेरिस में किया गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं, आगे देखते हैं। अभी इसमें रैंक देखते हैं, तो ये शीर्ष पे है, कौन सा है ये, वैश्विक पेंशन, ये भी जरूरी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, वैश्विक भूख सूचकांक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसके तहत, एक मिनट किधर गया भाया, ये रहा। तो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर 5 से कम किसका है? तो अंतिम 3 देश में ये सोमालिया, यमन और चाड है। इसमें हमें देखना है भारत का क्या स्टेटस है। और इन 22, एक मिनट, तो वैश्विक भूख यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 105 है, और 2024, एक मिनट, हाँ 2024 के, क्योंकि 2025 का अभी आया नहीं है, तो 24 के तहत 105 पे है। और भूखमरी की गंभीर समस्या भारत में है, तो इसलिए सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं, ये सी पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025, जिसका अध्यक्ष, ये मतलब जो कनाडा में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? अल्बर्टा, जो कि कनाना स्किन में है, और इसके प्रधानमंत्री मार्का कार्नी। G7 के बारे में देखते हैं, तो इसमें ये USA है, कनाडा है, UK है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान इसमें शामिल है। और इस G7 सम्मेलन जो कनाडा में हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे बुलाए गए थे, ये भी गए थे। अब ये 46 आसियान शिखर सम्मेलन देखते हैं। तो आसियान शिखर सम्मेलन ये आपका, हाँ, मलेशिया में हुआ है। कहाँ पे? कुआलालंपुर। और इसका मुख्य विषय था समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम थे। और शिखर वार्ता के आसियान नेताओं ने आसियान एक केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषित किया। आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर। फिर आसियान के बारे में देखते हैं, इसमें 10 कंट्री हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम और कंबोडिया, म्यांमार। फिर यह है लाओ पीडीआर का एक समूह है, और इसकी स्थापना 1967 में इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। COP16 ये रोम में हुआ था, रोम में 2025 में। तो COP16 इसके प्रमुख परिणाम क्या रहे? तो राष्ट्रीय जैव विविधता, राजनीतिक और कार्य योजना। फिर 19वां G20 शिखर, तो G20 ये ब्राजील में हुआ। इसके राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें G20 शिखर का देखते हैं। तो G20 19 सदस्य और एक ग्रुप है जो कि EU है, EU यूनियन, यूरोपीय यूनियन, और एक और शामिल हो गया AU अफ्रीकन यूनियन भी शामिल कर दिया गया, जो कि 2023 में भारत में जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान। आगे बढ़ते हैं, तो G20 शिखर सम्मेलन 1 दिसंबर 2024 को हुआ भारत में। और कोई यहाँ क्या है, भारत एवं ब्राजील के बाद तीसरा लगातार अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 अध्यक्ष बना। फिर G29 COP29 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024, और यह अजरबैजान में किया गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
2024, तो जिसमें ये जो मुख्तार बाबा ये को COP29 की अध्यक्षता सौंपी गई थी और COP29 में अजरबैजान की अध्यक्षता बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई थी। बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई और यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई और COP29 में हानि क्षति कोष यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया और COP29 को उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय वक्तृता को प्रस्तुत किया और COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में होगा। कहाँ? ब्राजील में प्रस्तावित है। तो ये COP30 जो है यह ब्राजील में नवंबर में किया जाएगा। अब देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2000 पीछे एक बार देख चुके हैं क्या? उसी का है ये 16वां, फिर उसके बाद से ये 2024 है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना और यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में किया गया। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। 4 नए सदस्य मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और बाकी के 2 ऑलरेडी ऐड हो चुके थे। तो अब जाके कितने हैं? टोटल 11 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन डी में आ गए। तो अब यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय नए जो चुने गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अब दक्षिण कोरिया में ये एक मिनट, तो दक्षिण कोरिया में कौन चुने गए? ली जे म्यूंग जो राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के बने। फिर उसके बाद से एंथनी एल्बजीन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने 23 मई 2025 को। फिर करोल नौरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए जून 2025 में। उसके बाद से ये फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए 6 मई 2025 को। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए। अब इन्हीं की अध्यक्षता में ये G7 सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे और उसके बाद से जिसके फलस्वरूप 24वें प्रधानमंत्री बने। 24वें प्रधानमंत्री कौन? मार्क कार्नी। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति 2024 में चुने गए डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दूसरा कार्यकाल है और उनके उपराष्ट्रपति JD वेंस है। क्रमशः ये मतलब ये हो गया कौन? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होगा और JD वेंस उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, जो कि भारत में उनकी पहली यात्रा अपनी वाइफ के साथ की है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कीर स्टार्टर ये हैं यूके के प्रधानमंत्री। तो ये यूके के नए प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। और किस पार्टी से है? तो लेबर पार्टी से चुना गया। और ये किसके बाद? यानी ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे, इनकी जगह इन्होंने लिया। फिर आते हैं ई वाले पे, यानी लगभग खत्म होने को है। ई राष्ट्रीय आपदाएं, यानी कि हमने क्या क्या खत्म कर लिया? ए था ये खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, डी और लास्ट ई वाले पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कहाँ कहाँ आई हैं, उसमें भारत का क्या योगदान रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सुपर टाइफून यागी जो कि सुपर टाइफून यागी जो फिलीपींस में आया था 2024 पश्चिमी उत्तर प्रांत क्षेत्र में आया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और यह 240 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा था। उसके बाद से यह मसूद पेजेशाकियन ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। फिर इसी में ये आपदाएं वाले में, अच्छा वो पीछे का था, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन से देश हैं जो इसके चपेट में आ सकते थे या फिर आया यहाँ पे आपदा? तो वो है चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये जो आसियान वाला देश देखा था उसके भी कंट्री हैं, हालांकि चीन आसियान का सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद से यागी का अर्थ बकरी यानी कि मकर राशि और ये जापानी भाषा में है।
15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था और यह 2024 में आया था। यह ऑपरेशन सद्भाव हो गया, जो प्राकृतिक आपदा आए थे भारत ने चलाया, और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था म्यांमार में जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। इस ऑपरेशन के तहत, यानी ये जो यागी है, इस ऑपरेशन के तहत भारत $1 मिलियन मूल्य की मानव राशि वियतनाम को प्रदान किया था। किसको? वियतनाम को। अब यह आर्थिक परिदृश्य, तो ये अगले हम लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और तब तक आप अपना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।